कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप जानते हैं कि हर ग्रुप के कुछ सब ग्रुप्स होते हैं, फिर हर सब ग्रुप्स में से कुछ नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होते हैं। ये होते क्या हैं, इन्हें फाइंड कैसे करते हैं, कौन कौन से सब ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन से नहीं है। वी विल डिस्कस ऑल इट्स रिजल्ट्स, एंड इन द एंड I will, with the help of three special mappings, I will give you three special definitions, and that will be the most important part of this lecture. ठीक है? Now let's start with the definition of a characteristic subgroup. Characteristic subgroup define करने के लिए अगर आपने मेरा last lecture नहीं लिया तो आप पहले lecture ले लें automorphism of a group. ठीक है? What is automorphism of a group? Automorphism of a group क्या होती है? ये बुनियादी तौर पे एक आइसोमॉर्फिज्म होती है ग्रुप से ग्रुप पे, यानी ये एक तो होमोमॉर्फिज्म होती है, और दूसरी बात ये कि ये बाइजेक्टिव होती है। ठीक है? एवरी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू जी इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, एंड ए जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक है? अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ए जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। We define H, let H is said to be characteristic subgroup of G if it is closed under every automorphism alpha of G. क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर if for all alpha automorphisms of G and for all H in H, कि आप कोई सा भी ऑटोमॉर्फिज्म ले लें और कोई सा भी एलिमेंट ले लें, फॉर एवरी ऑटोमॉर्फिज्म अल्फा ऑफ जी एंड फॉर एवरी एच इन जी, अल्फा एच दिस इमेज आल्सो बिलोंग्स टू एच, देन एच इज सेड टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ जी। ठीक है? दैट इज, क्या मतलब है इसका? अब अल्फा एच को तो होना चाहिए था, अल्फा एच को तो एलिमेंट होना चाहिए था अल्फा ऑफ एच का। If every alpha H belongs to H, then this means that alpha H is contained in H. ठीक है? And if alpha H is contained in H for every alpha in AG, तो फिर आप जानते हैं कि हर ऑटोमॉर्फिज्म अल्फा का जो इनवर्स होता है वो भी ऑटोमॉर्फिज्म होता है। Then this is also satisfied for its inverse. Then alpha inverse H is also contained in H, and this shows that H is contained in alpha inverse. Alpha inverse यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? Alpha H. Now look from 1 and 2, we have alpha H is same as H. Now we conclude that a subgroup H of a group G is said to be characteristic subgroup G if for every automorphism alpha of G, alpha H is same as H. That is, H is mapped onto itself under every automorphism alpha of G. So this is the characteristic subgroup. Quickly repeat this. H is said to be characteristic subgroup of G if it is closed under every automorphism alpha of G. Or we can say that H is characteristic subgroup of G if for every alpha in AG and for every H in G we have alpha H is an element of H. Or we can say that H is a characteristic subgroup of G if for every alpha in AG we have alpha H is contained in H. Or we can say that H is a characteristic subgroup of G if for every automorphism alpha of G we have alpha H is H, which means that H is mapped onto itself अंडर एवरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अल्फा। ठीक है? अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सवाल के तौर पे आपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन आर द टू मैपिंग्स। वन इज द आइडेंटिटी मैपिंग phi e or simply phi, and the other is the inversion map phi negative x और phi minus 1। ठीक है? इसको आप हमने वहां पे phi 1 और phi minus 1 का भी नाम दिया था। This is defined as phi 1 is defined as phi 1 z is z for all z in z, ये आइडेंटिटी मैप हो गई। एंड phi minus 1 z is equal to minus z, ये हर एलिमेंट को उसके इनवर्स पे मैप करती है। ठीक है? अच्छा, ये दो ही हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं। किसी भी सब ग्रुप को अगर आपने चेक करना है, मिसाल के तौर पे the group of even integer 0 plus minus 2 plus minus 4 and up to so on, this is a subgroup of z। ठीक है? अंडर एडिशन। अब आप चेक करें कि अगर आप phi 1 को अप्लाई करते हैं e पे, तो phi 1 जब तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा तो वी आइडेंटिटी मैप है, इट विल रिमेन सेम, phi 1 इज e। जब आप phi minus 1 को अप्लाई करेंगे e पे तो क्या होगा? ये साइन चेंज कर देगा, 0 0 रहेगा, प्लस माइनस को माइनस प्लस कर देगा, प्लस माइनस 4 को माइनस प्लस 4 कर देगा, बट द सेट विल रिमेन सेम।
तो इसका मतलब है कि E is a subgroup of Z which is which remains same under every automorphism of Z. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि E is a characteristic subgroup of Z. अब हम एक एग्जांपल ऐसी लेते हैं जिसे हम प्रूव करते हैं कि वो characteristic subgroup नहीं है. ठीक है, we have an example V4. V4 क्या था हमारे पास? क्लाइंट 4 ग्रुप 1 A B. ठीक है, अच्छा, इसकी अब हमने एक ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ी थी कि जो 1 को 1 पे मैप करती है, ए बी को ए बी पे मैप करती है, और अल्फा ए को बी पे मैप करता है, और बी को ए पे मैप करता है. दिस इज कंसिडर दिस ऑटोमॉर्फिज्म. ठीक है, अब हम इसका एक सब ग्रुप लेने जा रहे हैं 1A. ठीक है, नाउ चेक दिस दिस सब ग्रुप. जब आप 1 पे मैप अप्लाई करते हैं तो 1 आता है, जब ए पे अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास बी आता है. इसका मतलब है कि व्हाट इज अल्फा एच? अल्फा एच इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा ए, एंड दिस इज इक्वल टू 1B which is not equal to H. इसका मतलब H is not characteristic subgroup of V4. ठीक है, ये तो दो छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी. अब हम जल्दी से बढ़ते हैं इसकी आगे मेन एग्जांपल्स और मेन रिजल्ट्स की तरफ. नाउ लुक एट some very nice results. Examples and results. Number 1, the identity subgroup with the trivial subgroup, this one, or you can say E, and the group itself. आप जानते हैं कि E और group itself ये हमेशा सब ग्रुप होते हैं. आप ये भी जानते हैं कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं. अब हमारे पास एक रिजल्ट ये है कि E and G are characteristic subgroups for every group G. We can easily prove. फर्ज करें कि G कोई भी ग्रुप है, हमारा जो सब ग्रुप है वो E है. फर्ज करें अल्फा इज एनी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G. वी नो दैट अल्फा E इज ऑलवेज इक्वल टू E. आइडेंटिटी को हमेशा आइडेंटिटी पे मैप करती है. So that alpha H is equal to alpha E, which is again equal to E. This is again H. So it means that for every alpha in AG, we have alpha H is equal to H. This implies that H is characteristic subgroup of G. Look at G. Now again, for all alpha in automorphism group of G, what is alpha G? Alpha G is equal to alpha operated on elements of G. और जब अल्फा किसी भी जी, फॉर एनी जी इन जी, जब अल्फा किसी भी जी पे अप्लाई होगा, then the element will again be that of G because alpha is from G to G. अल्फा जब किसी भी जी पे अप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वो भी जी का एलिमेंट होगा. This means that alpha G is again contained in G, and this means that G is characteristic subgroup of G itself. इसका मतलब है कि दो तो अब आप याद रख लें, the identity subgroup and the group itself are the characteristic subgroups of G. आगे चलते हैं. The next example is the result. The center of a group is always characteristic subgroup of G. Lots of examples are there now. कोई भी ग्रुप उठाएं, उसका जो सेंटर ऑफ द ग्रुप होगा वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा. इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं. वी कैन प्रूव इट. लेट this is the center of the group G. What is center of the group G? Center of the group G is the set of all those elements of G for which xg is equal to gx. यानी वो तमाम एलिमेंट्स का सेट जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं. हम क्या प्रूव करेंगे? वी प्रूव दैट दिस इज कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप. कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि फॉर ऑल अल्फा इन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G एंड फॉर ऑल एक्स इन दिस सब ग्रुप we have alpha x is again an element of the center of the group. इसे हमने प्रूव करना है कि alpha x is again an element of center of the group. alpha x ग्रुप के सेंटर का एलिमेंट बन जाएगा if alpha x commutes with every element of the group. अगर ये ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे. कंसिडर दिस वन. चेक करते हैं कि ये कम्यूट करता है कि नहीं करता. alpha x g, this is equal to what? Now, what is G? G is an element of G. What is alpha? Alpha is a mapping, और ये on to mapping है because alpha isomorphism है. Alpha bijective है. Bijective है तो हर G का इधर प्री इमेज पड़ा होगा G prime such that alpha जब G prime पे अप्लाई होता है तो we get G, so that alpha x, ठीक है. अब क्योंकि G एलिमेंट है G का और अल्फा ऑन टू है तो जी का प्री इमेज जरूर पड़ा होगा, वो हमने फर्ज कर लिया जी प्राइम. तो फिर जी को आप लिख सकते हैं अल्फा जी प्राइम. अल्फा होमोमॉर्फिज्म है तो आप इसको अल्फा बाहर लिख लेंगे एक्स जी प्राइम.
अब x सेंटर का एलिमेंट है और g प्राइम ग्रुप के एलिमेंट है, सेंटर के एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट से कम्यूट कर जाएगा, ठीक है। अगेन यू अप्लाई अल्फा, अल्फा इज होमोमॉर्फिज्म, अल्फा g प्राइम अल्फा x, व्हाट इज अल्फा g प्राइम, दिस इज g alpha x, what is this, alpha x commutes because g was arbitrary element of the group, this means that alpha x commutes with every element of the group. What is this, this shows that because alpha x commutes with every element of the group, then the alpha x belongs to center of the group G. Now what, look at this, for every alpha, automorphism of the group, and for every element x in center of G, alpha x is again in center of G. इसका मतलब है center of G is closed under every automorphism of the group G, and this shows that the center of the group is characteristic subgroup. Now, next one. The next example is the commutator subgroup of a group is also characteristic subgroup of G. This is very simple. In fact, we can prove that कि अगर अल्फा हमारे पास जस्ट होमोमॉर्फिज्म ही क्यों ना हो ग्रुप जी से जी पे, तब भी द कम्यूटेटर सब ग्रुप इज क्लोज्ड अंडर दिस होमोमॉर्फिज्म, और वो होमोमॉर्फिज्म जो एक ग्रुप से ग्रुप पे होती है उसे आप एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं, और ऐसे सब ग्रुप को आप फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है ना। लेट्स प्रूव। फर्स्ट करें कि एच हमारा क्या है, ये है कम्यूटेटर सब ग्रुप, जिसे आप डिराइव्ड सब ग्रुप भी कहते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है। ये कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कब होगा, इसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, इसके एलिमेंट जीएच टाइप के हैं, वे जीएच आर इन जी, ये कम्यूटेटर टाइप के एलिमेंट इसके अंदर पड़े हैं। ये जो कम्यूटेटर हैं ये इसके जनरेटर्स हैं। अगर हम प्रूव कर दें कि किसी भी ऑटोमॉर्फिज्म के लिए, अल्फा ऑटोमॉर्फिज्म के लिए, अल्फा ऑफ जी एच इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ जी डिराइव्ड सेट, यानी आपने जी डिराइव्ड सेट को प्रूव करना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और एक आर्बिट्रेरी automorphism ली, we will prove that alpha gh is again an element of gh, which will show that g as is closed under every automorphism. This will prove that g prime is characteristic subgroup. Now look at this, what is alpha of gh, because this is to prove, ये साबित करना बाकी है। alpha gh, this is equal to, what is gh, gh is gh g inverse h inverse, अल्फा अप्लाई करते हैं, दिस इज अल्फा जी, अल्फा एच, अल्फा जी इनवर्स, अल्फा एच इनवर्स, व्हाट इज दिस, दिस इज अल्फा जी, दिस इज अल्फा एच, अल्फा जी इनवर्स इज सेम एज अल्फा जी इनवर्स, alpha h inverse is same as alpha h inverse. And what is this, this is a b, a inverse, b inverse, we can pack it again as commutator alpha g, alpha h, so this is the commutator again, and so this is an element of G prime. We have taken an arbitrary element of G prime, arbitrary automorphism, automorphism alpha x on the arbitrary element of G prime. It is again in G prime, which shows that G prime is closed under every automorphism, and if a subgroup is closed under every automorphism, then that subgroup is called characteristic subgroup. Now you have lots of examples. अब आप क्या करेंगे, अब आप उधर से ग्रुप उठाएंगे, साल के तौर पे Q8, उसका आप सेंटर निकाल लेंगे, व्हाट इज सेंटर ऑफ Q8, ये आप मेरा लेक्चर ले चुके हैं सेंटर ऑफ द ग्रुप पे, सेंटर ऑफ Q8 इज +-1, आप कहेंगे दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, ये एग्जांपल आ गई कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की। अच्छा, उधर से अब आप D4 लेते हैं, अब आप क्या करेंगे, अब आप D4 का सेंटर फाइंड करेंगे। सेंटर क्या होता है इसका, एक इसमें आइडेंटिटी आती है और एक स्क्वायर आता है। अब ये सेंटर ऑफ द ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। अच्छा, अब आप इसका डिराइव्ड सब ग्रुप ले लेंगे। D4 का डिराइव्ड सब ग्रुप क्या आता है, डिराइव्ड सब ग्रुप जो है वो भी ए स्क्वायर से जनरेट होता है, ठीक है, और जब ए स्क्वायर से जनरेट होगा तो 1 स्क्वायर, दिस इज अगेन सेम, ये भी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप हो गया। अब आप बस आप लेते चले जाएं ग्रुप, उसका सेंटर की एग्जांपल सामने रखें, उसके डिराइव्ड सब की एग्जांपल सामने रखें, ठीक है। आप मेरा सेंटर ऑफ द ग्रुप पे लेक्चर लें, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। कम्यूटेटर सब ग्रुप का मेरा लेक्चर लें, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। अब वो सारे के सारे सब ग्रुप, these are the examples of characteristic subgroups. Next one, this is very important. अगर कोई सबग्रुप ऐसा है कि आप कोई उसका ऑर्डर m है, ठीक है, फर्ज करें ऑर्डर ऑफ h इज m, साफ जाहिर है m is the divisor of the order of the group, and this is a unique subgroup of order m, एक ही ऑर्डर m का, let h be the unique subgroup of the group g of and order of h is m। फिर सुन ले, यानी H एक यूनिक सब ग्रुप है ऑर्डर M का, ऑर्डर M का और कोई सब ग्रुप नहीं है G का, देन दिस implies that H is characteristic subgroup।
बहुत सारी एग्जांपल अब और आ गई है आपके पास। अगर किसी ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा तो वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा। क्यों ऐसा होता है? we can prove that. Let order of H is M and this is unique subgroup of order M. आप जानते हैं अल्फा क्या है? ये G से G पे एक आइसोमॉर्फिज्म है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्फा जब H पे अप्लाई होगा तो जो इसका इमेज बनेगा वो अगर H में होगा तो वो करेक्टरिस्टिक हो जाएगा ना, लेकिन हमने तो प्रूव करना है कि वो H में, G में तो होगा ही होगा। अल्फा G से G पे है, आपने अल्फा को रेस्ट्रिक्ट कर दिया H पे। अब हम जानते हैं कि अल्फा H जो इमेज है, दिस इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ G। ये हमेशा सब ग्रुप है। अगर G होमोमॉर्फिज्म है तो अल्फा H इज आल्सो अगर अल्फा होमोमॉर्फिज्म भी हो तो अल्फा H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब क्योंकि अल्फा बाइजेक्टिव है तो फिर अल्फा H का जो साइज है वो साइज ऑफ H के बराबर है। इसका मतलब है कि जो अल्फा H जो सब ग्रुप बनेगा G का, उसका ऑर्डर भी M है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ H इज M। और हमने कहा था कि ऑर्डर M का जो सब ग्रुप है वो यूनिक है, तो फिर ऑर्डर एम का तो एक ही सब ग्रुप है एच। इसका मतलब है कि अल्फा एच भी अगर अल्फा एच भी एम सब एम ऑर्डर का सब ग्रुप है तो दिस मीन दैट अल्फा एच इज सेम एज एच। व्हाट इज दिस? फॉर एवरी ऑटोमॉर्फिज्म अल्फा ऑफ जी अल्फा एच इज इक्वल टू एच, दिस मीन दैट एच इज कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। क्या प्रूव किया हमने? ये प्रूव किया कि अगर एच यूनिक सब ग्रुप है ऑर्डर एम का तो एच कैरेक्टरिस्टिक होगा। नाउ व्हाट अबाउट साइक्लिक ग्रुप्स? आप जानते हैं कि हर सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का जो होता है वो यूनिक होता है इन अ सेंस कि इफ m इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप देन g हैज अ यूनिक सब ग्रुप h ऑफ ऑर्डर m। इसका मतलब है कि फिर अगर साइक्लिक ग्रुप आप लेते हैं तो एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक। बात ही खत्म होगी। नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स। अगर ग्रुप साइक्लिक होगा तो उसका हर सब ग्रुप ही कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा। आपका नेचुरल क्वेश्चन जाएगा बिलियन ग्रुप पे, क्या बिलियन ग्रुप का भी हर सब ग्रुप साइक्लिक, हर सब ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक होगा? एंड द आंसर इज नो। मैंने स्टार्ट में आपको एग्जांपल दे दी, क्लाइन 4 एक बिलियन ग्रुप था, उसका एक सब ग्रुप लिया जो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं बनता। ठीक है, तो बिलियन ग्रुप के बारे में आप नहीं कह सकते कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ बिलियन ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अच्छा फिर से सुन ले। अगर ऑर्डर एम का सब ग्रुप यूनिक होगा तो वो क्या होगा? वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा। अब आप मेरे लेक्चर पे चले जाएंगे, सिलोपीक ग्रुप्स पे। मैंने जब आपको लेक्चर दिया था उस पे हमने देखा था कि नंबर ऑफ सिलोपी सब ग्रुप निकालते हुए अगर ऑप्शन सिर्फ 1 बचता है तो हम कहते हैं कि दिस देयर इज अ यूनिक सिलोपी सब ग्रुप। ठीक है, और अगर सिलोपी सब ग्रुप यूनिक होगा तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वो उस ऑर्डर का एक ऐसा सब ग्रुप है जो कि यूनिक है। इसका मतलब है ग्रुप जी हैज अ यूनिक सब ग्रुप एच ऑफ ऑर्डर एम से एम। तो फिर तो रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट ये कहता है कि अगर सिलोपी सब ग्रुप यूनिक है then every unique subgroup of order m is characteristic subgroup. This means that every unique CLOP subgroup is characteristic. ठीक है, अब आप CLOP subgroup के लेक्चर पर जाके बहुत सारी एग्जांपल देख सकते हैं जहाँ पे यूनिक CLOP subgroup आता है, वहां आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप बन जाया करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें। एवरी कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप इज नॉर्मल सबग्रुप। व्हाई दिस इज सो? कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप का मतलब ये है कि अल्फा एच इज इक्वल टू एच फॉर एवरी अल्फा एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हम ऑटोमॉर्फिज्म फाई जी ले लें तब भी फाई ऑफ जी एच इज इक्वल टू एच होगा। एंड व्हाट इज फाई जी? फाई जी स्पेशल मैपिंग है जी एच जी इनवर्स। व्हाट इज दिस? This is the definition of normal subgroup. GH is equal to HG. This is the definition of normal subgroup, which shows that every characteristic subgroup is normal subgroup. अगर कोई characteristic subgroup होगा under every automorphism alpha, वो alpha H देगा। हम alpha को phi G put कर देंगे because phi G is also automorphism, और इसे हम inner automorphism कहते हैं। G H G inverse H के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब H is self conjugate is normal. How you may say GH is equal to HG, which shows that H is such a subgroup for which every left coset is equal to the right coset, and such a subgroup is called normal subgroup. So every characteristic subgroup is normal. Natural question. What about converse? क्या normal subgroup भी हमेशा characteristic subgroup होगा? And the answer is no. A normal subgroup may or may not be characteristic. We have lots of examples.
मैंने आपको V4 की एग्जांपल दी। V4 क्या था? ये एक अबिलियन ग्रुप था। फिर मैंने इसका एक सब ग्रुप लिया 1A और हमने प्रूव कर दिया कि 1A इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक। ऑन द अदर हैंड हम जानते हैं कि ये अबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है। दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ V4 बट नॉट कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप. So a normal subgroup may or may not be characteristic. Another example we have Q, the set of rational numbers under addition. We have an automorphism from Q to Q such that phi of x is equal to x by 2. ये एक automorphism है. And we know that Z is a subset or subgroup of Q. ये इसका subgroup है. And every subgroup of a billion group is a billion है. लेकिन जब आप इस पे phi अप्लाई करते हैं, phi of Z, साल के तौर पे जब आप किसी भी इंटीजर पे, किसी भी इंटीजर x पे फर्ज करें कि x आपके पास 4 है, 3 है, ठीक है, 3 belongs to integer, phi of x is then x by 2 which is 3 by 2, but this does not belong to Z. Z is not closed under every automorphism. आपने एक automorphism ऐसी बता दी कि जिसके corresponding Z closed नहीं है, which means that Z is not a characteristic subgroup. So a normal subgroup may or may not be characteristic subgroup. Another question, किस किस्म का नॉर्मल सब ग्रुप हो तो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा? देयर आर सम सफिशिएंट कंडीशन. वन ऑफ देम इज, अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप, आप जानते हैं सीलो पी सब ग्रुप सम टाइम नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल सब ग्रुप, और कब होता है? व्हेन इट इज यूनिक सीलो पी सब ग्रुप. जब यूनिक सीलो पी सब ग्रुप होता है तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक होता है. इसका मतलब है कि अगर इफ वी हैव ए नॉर्मल सीलो पी सब ग्रुप देन इट इज कैरेक्टरिस्टिक. इट इज ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक. ये हमेशा कैरेक्टरिस्टिक होगा. I repeat this. A normal CLOP subgroup of a group is a characteristic subgroup of G. ठीक है? यानी अगर CLOP subgroup normal होता है तो वो यूनिक होता है, और अगर वो यूनिक होता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि द CLOP subgroups are conjugate to each other. और अगर वो नॉर्मल होगा तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट होगा, फिर इसका कोई कॉन्जुगेट और होगा ही नहीं, तो फिर ये यूनिक होगा, और यूनिक होगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप होगा अंडर दिस रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट वन. दिस इज अगेन वेरी सिंपैथेटिक कंडीशन. नॉर्मल सब ग्रुप के लेक्चर में हमने देखा था कि H नॉर्मल था, K में K नॉर्मल था, G में, लेकिन H नॉर्मल ना हो सका G में. तो हमने कहा कि बीइंग नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉट ट्रांजिटिव. ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है नॉर्मल सब ग्रुप का. ठीक है, अच्छा, पर इसका एक हल है. पहले एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि V4 क्लाइंट 4 ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है A4 का. A4 नॉर्मल इवन ड्राइव्ड सब ग्रुप है S4 का, बट V4 is not normal subgroup of S4. This is an example. This example shows that being normal subgroup is not transitive. This is something very, very, very tragic with normal subgroups. But now we have a remedy. अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप खुशकिस्मती से करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप हो गया, यानी दैट इज इफ H इज करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ K. आप जानते हैं अब कि हर करेक्टरिस्टिक नॉर्मल तो होता ही है, एंड K इज नॉर्मल इन G. इन दैट केस the being normal is transitive. H is characteristic and normal subgroup of K. K is normal subgroup of G. Then in that case H is always normal subgroup of G. ठीक है, यानी अगर H characteristic subgroup होगा तो फिर H normal in K, normal in G implies H normal in G. The next result is being characteristic subgroup is transitive. This is the remedy for normality, for the transitive condition of normality, that if H is characteristic subgroup of K, K is characteristic subgroup of G, then H is also characteristic subgroup of G. And this is an easy exercise for you. कि normal होना तो transitive नहीं है, but being characteristic subgroup is transitive. The next one, अगर किसी भी subgroup, अगर किसी भी group का सिर्फ दो ही normal subgroup हो, E और G itself, तो आप कहते थे कि ये है simple group. अगर किसी ग्रुप के दो ही कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप हो और कोई कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ना हो, उसे फिर कहेंगे कैरेक्टरिस्टिकली सिंपल ग्रुप. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन. एवरी फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप. व्हाट इज फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप? फुली इनवेरिएंट क्या होता है? एक मैपिंग फाई ग्रुप G से ग्रुप G पे जो कि होमोमॉर्फिज्म हो, उसे हम कहते हैं
एंडोमॉर्फिज्म, और उन ऐसी सारी मैपिंग्स की कलेक्शन को हम कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी, सॉरी एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी. सो द सेट एंडोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जी टू जी. और अगर कोई सब ग्रुप ऐसा हो which is mapped into itself under every homomorphism, then that set is called, or that subgroup is called fully invariant subgroup. ये होता है fully invariant subgroup. And we need to prove that every fully invariant subgroup is characteristic. We take an arbitrary automorphism of the group G. We apply alpha on the subgroup which is fully invariant. अब alpha अगर automorphism है तो homomorphism तो है ही है. As an homomorphism, alpha H is contained in H because alpha is invariant. This shows that H is also closed under every automorphism. तो फिर तो H क्या होगा, फिर H characteristic subgroup हो जाएगा. इसका मतलब है every invariant subgroup is characteristic subgroup of G, but converse is not true. The next one, the intersection of any class of subgroups is a characteristic subgroup of G. ठीक है. अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ. And the last part is a very beautiful definition. अब मैं आपको क्विकली 3 डेफिनेशन रिवाइज कराता हूँ, 3 किस्म की मैपिंग और उनके दरमियान क्या रिलेशन है और उनकी वजह से हम 3 स्पेशल सब ग्रुप बनाए. लुक एट दिस. नंबर 1, let G be a group, H be a subgroup of G. Recall the mapping, homomorphism. अगर phi एक होमोमॉर्फिज्म है G से G पे, तो ऐसी होमोमॉर्फिज्म को हम कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म. और set of all endomorphisms of G is denoted by endomorphisms of G. आगे चलते हैं, ये होगी एंडोमॉर्फिज्म. नेक्स्ट वन, ऑटोमॉर्फिज्म. एक ऐसी एंडोमॉर्फिज्म फाई जो G से G पे बाइजेक्टिव भी हो, यानी बाइजेक्टिव एंडोमॉर्फिज्म, और में से होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम G to G which is also bijective is called automorphism, and the set of all automorphism is denoted by AG. थर्ड वन, इनर ऑटोमॉर्फिज्म. एक ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म जिसे फाई जी की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर फाई जी जी एच जी इनवर्स, और द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज डिनोटेड बाय आई डबल एन जी. अगेन रिपीट दिस. अगर कोई मैपिंग फाई जी से जी पे होमोमॉर्फिज्म हो, उसे एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं, उसका सेट को एंडोमॉर्फिज्म ऑफ जी कहते हैं. अगर कोई मैपिंग फाई फ्रॉम जी टू जी होमोमॉर्फिज्म भी हो और बाइजेक्टिव भी हो जाए, उसे ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं. अगर वो होमोमॉर्फिज्म भी हो, बाइजेक्टिव भी हो, प्लस वो इस फॉर्म के अंदर हो कि फाई जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स, उसे हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं. इनके दरमियान क्या रिलेशन होगा? लुक एट दिस. हर इनर ऑटोमॉर्फिज्म, साफ जाहिर है ऑटोमॉर्फिज्म तो होगी, ठीक है, और हर ऑटोमॉर्फिज्म साफ जाहिर है होमोमॉर्फिज्म तो होगी. सो the set of all inner automorphisms of a group G is contained in the set of all automorphisms of G. ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म आपको पता है इनर भी होती हैं, आउटर भी होती हैं, एंड द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म ऑफ G. ठीक है, ये सारी के सारी होमोमॉर्फिज्म है. ये होमोमॉर्फिज्म के अलावा बाइजेक्टिव भी हैं. ये होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव के अलावा स्पेशल फॉर्म की इनर ऑटोमॉर्फिज्म. ठीक है, तो ये इनका रिलेशन है, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म और इनर ऑटोमॉर्फिज्म. अब इनकी मदद से हम 3 सब ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, कौन से 3 सब ग्रुप? लुक एट दिस. लेट G be a group, H be a subgroup of G. We define number 1, fully invariant subgroup. एक ऐसा subgroup H कि such that for all phi in endomorphisms of G, जो हर एंडोमॉर्फिज्म के लिए क्लोज्ड हो, phi H is contained in H, उसे आप कहते हैं ये फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप है. और एक ऐसा सब ग्रुप जो तमाम ऑटोमॉर्फिज्म्स के लिए क्लोज्ड हो, phi H is H, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G. एंड सरप्राइजिंगली फॉर, और अगर ऐसा सब ग्रुप हो जो फॉर ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G phi H is equal to HO, phi H is contained in HO या phi H is equal to HO, उसे हम कहते हैं normal subgroup of G. Why this is called normal subgroup of G? Because for every inner automorphism phi is simply phi G, and this implies that G inverse is H, and this shows that H is normal subgroup of G. Quickly repeat this. What is fully invariant subgroup? Fully invariant subgroup is a group of
is subgroup which is closed under every automorphism. Sorry, I repeat this. What is fully invariant? Fully invariant subgroup is a subgroup of the group G, which is closed under every endomorphism of the group G. Next one, characteristic subgroup. What is characteristic subgroup? It is the subgroup of the group G, which is closed under every automorphism of the group G. What is normal subgroup of G? This is the subgroup of G, which is closed under every inner automorphism of the group G. What is their relation? What is their mutual relation? Now look at their mutual relation. Fully invariant subgroups, this is contained in the characteristic subgroups, and characteristic subgroups are contained in normal subgroups. These are the normal subgroups of the group G. ये normal subgroup, ये खुद पढ़े हैं collection of all subgroups of G के अंदर. ये normal subgroups हैं. ये सारे subgroups हैं. ये वो subgroups हैं जो inner automorphism के साथ closed हैं. Phi H is equal to H. ठीक है. अच्छा, अगर हम सिर्फ वो subgroup ले लें जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप के लिए क्लोज्ड हो, तो यानी कि वो इनर के अलावा आउटर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ भी क्लोज्ड हो, AH इज इक्वल टू H, तो साफ जाहिर है सारे तो नहीं ये बात मानेंगे. जो मानेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म और आउटर ऑटोमॉर्फिज्म दोनों के लिए, वो हमारे पास बन जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स ऑफ जी. और कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स ऑफ जी में से अगर हम सिर्फ वो ले लें जो ऑटोमॉर्फिज्म्स के अलावा, जो सिर्फ इनर या सिर्फ आउटर नहीं बल्कि हर होमोमॉर्फिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग फाई एच में क्लोज्ड हो, तो वो बन जाएंगे फुली इनवेरिएंट. क्विकली देखें. फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप्स की क्लास कंटेन करती है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स की क्लास कंटेन करती है नॉर्मल सब ग्रुप्स के अंदर, बट रिवर्स इज नॉट, डज नॉट होल्ड. एक ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप दिया जा सकता है जो कैरेक्टरिस्टिक ना हो. आपने देखा था 1A नॉर्मल सब ग्रुप था लाइन 4 का, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं था. अब एक ऐसा सब ग्रुप दिया जा सकता है जो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है और फुली इनवेरिएंट नहीं है. मिसाल के तौर पे आपके पास एक S3 क्रॉस C2 का जो सेंटर है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप तो है, बिकॉज एट द सेंटर ऑफ द ग्रुप इज ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन वो फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप नहीं है. ठीक है, तो रिवर्स इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर अबाउट कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप. Next, we will have some other lectures like direct products, nilpotent groups, solvable groups, and the one very special lecture, the classification of finite groups up to order 20, up to isomorphism. Thank you very much.